जय हिंद। आप सभी मित्रगणों को सादर नमन। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 प्रश्नों में देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका समाधान करते हैं। चलिए मित्र देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम यानी पॉजिटिव लर्निंग को बढ़ावा देती हैं? तो शारीरिक दंड गलत, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग। और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है? सहयोग करने से एक दूसरे से मौलिकता, राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता, सौहार्द्रता, भाईचारा, बंधुत्वता को बढ़ावा मिलता है ना? बच्चा एक दूसरे से पीयर लर्निंग करता है, ग्रुप में सीखता है बच्चा, तो सहयोगात्मक अधिगम। वाइगोत्स्की महोदय भी जिसके समर्थक हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन बोले तो CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन नहीं, सार्थक अधिगम प्रश्न है, इसीलिए हमारा तीसरा नहीं होगा। चौथा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, अर्थात भेदभाव करने वाली तुलनात्मक इवोल्यूशन। क्या मूल्यांकन का कार्य यही है कि कौन बच्चा जो है बेहतर ढंग से सीखता है, कौन बच्चा मंदबुद्धि है, कौन बच्चा अपसारी चिंतन प्रतिभाशाली है? क्या यह कार्य है? नहीं ना। तो हमारा दोस्त हो जाएगा दूसरा और तीसरा। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण एवं परिचर्चा, अर्थात ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुसंधान विधि, खोज विधि, है ना? तो पहला तो बहुत दमदार है, एक व्याख्यान लेक्चर वगैरह नहीं चलेगा, लेक्चर वगैरह, क्योंकि बच्चे उसमें पैसिव लर्नर हो जाते हैं और शिक्षक हो जाता है एक्टिव लर्नर। प्रतियोगात्मक अर्थात कंपटीशन वगैरह नहीं चलेगा। चौथा बार बार यांत्रिक, क्या बच्चे यंत्र हैं, मशीन हैं? चौथा भी गलत हो जाएगा हमारा। तो एक नंबर यहाँ दमदार उत्तर होगा हमारा अन्वेषण करना, HE आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना? खोज विधि, बच्चे नन्हे अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, प्याजे महोदय ने भी कहा, है ना? परिचर्चा करना, बच्चों को डिबेट करते हैं, परिचर्चा करते हैं। तो अन्वेषण विधि, खोजी विधि या अनुसंधान विधि, 1 इज द राइट आंसर। इससे जटिल अवधारणाएं बच्चे की यानी कि कॉम्प्लेक्स टाइप का जो संप्रत्यय होगा, अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय, प्रत्यय, अवधारणा अर्थात नॉलेज, यह डेवलप हो पाएगा प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चे को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए, प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता, तो बच्चों की सहजानुभूत अर्थात प्राकृतिक वातावरण, अर्जन, नैसर्गिक वातावरण अर्थात नेचुरल तरीके से अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो कितनी बेहतरीन बात है। हाँ, प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित मंथन करना, चिंतन करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, मानसिक उद्वेलन बेहतरीन है हमारा एक नंबर। दूसरा प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, बाहरी रूप से पुरस्कार, गलत। तीसरा गलत, चौथा गलत, उत्तर गलत, 1 इज द राइट आंसर। चौथा निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक यानी सेकेंडरी। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? अर्जन अर्थात परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, यह सब क्या है? अड़ोस पड़ोस, यह प्राथमिक घटक हैं अर्थात अनौपचारिक इकाई हैं यानी अर्जन है। और द्वितीयक समाजीकरण जैसे विद्यालय वगैरह, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह, यह सब फॉर्मल होते हैं, बोले तो औपचारिक होते हैं, लर्निंग जहां होता है। तो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी अर्थात यहां हमारा क्या उत्तर हो जाएगा दोस्त? हाँ जी, समझ रहे हैं आप। चौथा विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय परिवार एवं मीडिया। विद्यालय में क्या होता है? नियम कायदे कानून के साथ फॉर्मल तरीके से सीखे जाते हैं। तो द्वितीयक घटक है, द्वितीयक निकाय है, द्वितीयक एजेंसी है ना? तो हमारा 4 का चौथा उत्तर होगा।
पहले विकल्प में आप देख रहे हैं पास पड़ोस, यह तो प्राथमिक निकाय होगा। दूसरे विकल्प में परिवार है, यह भी प्राथमिक होगा। और तीसरे विकल्प में भी परिवार है, जो कि प्राथमिक निकाय है। बोले तो अनौपचारिक गतिविधि है, अर्जन वाली गतिविधि है ना। तो यह हमारा दोस्त तीनों विकल्प यहाँ पर गलत होता है। और चौथा विकल्प विद्यालय और मीडिया, मीडिया जैसे कि आपके डिस्टेंस लर्निंग वाली बातें, जैसे कि आपका पत्र पत्रिकाएं, यूट्यूब चैनल्स आदि, नियम कायदे कानून के साथ हम अध्ययन करते हैं। जहां नियम लग गया, कायदे कानून लग गया, तो वह क्या हो गया, जहां उद्देश्य होता है वह लर्निंग होता है। और लर्निंग हुआ तो अर्थात वह अधिगम, सीखना, द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी टाइप का सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी घटक है, सेकेंडरी फैक्टर है। और प्राथमिक, प्राथमिक के रूप में परिवार वगैरह, रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोस पड़ोस, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ 4 हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। चूंकि द्वितीयक समाजीकरण पूछा जा रहा है, आपसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्त, कई बार पूछे गए हैं। 4 से 5 प्रश्न इनसे संदर्भित आपके पांचों पैडागोजी में रहते हैं। सो 4 इज द राइट आंसर। पांचवा है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास, शारीरिक रूप से वृद्धि होती है, तो यह तो गारंटेड है कि बाल्यावस्था शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से आप देखेंगे, मानसिक रूप से सर्वाधिक वृद्धि होगी किसमें, तो किशोरावस्था में, किशोरावस्था में। लेकिन जो शैशवावस्था होगी उसमें शारीरिक वृद्धि सर्वाधिक होती है। इन्फेंसीहुड, सेंसरी मोटर जो होता है अवस्था, बच्चा का कहते भी है कपड़ा बहुत जल्दी छोटा हो गया, तो शारीरिक वृद्धि होती है शैशवावस्था, दूसरा विकल्प आपका 5 का। और विकास तीव्र से होता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पर हमारा जो कि आपका प्रश्न संख्या पूछा जा रहा है 5, तो 2 होगा उत्तर, है ना। तीसरा विकल्प में प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था तो गलत हो जाएगा। शैशवावस्था तो आना है एक विकल्प में, इस बात की गारंटी है। चौथा है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। किशोरावस्था में मानसिक विकास तेजी से होता है, मानसिक संज्ञान का विकास। और पहला विकल्प किशोरावस्था एवं वयस्कता, वयस्कता तो किशोरावस्था, फिर वही बातें होगी एडोलसेंस। यहाँ पर तो प्रश्न है शारीरिक वृद्धि, और शारीरिक वृद्धि शैशवावस्था में सर्वाधिक होता है, इससे भी ज्यादा प्रीनेटल स्टेज में होता है। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकास का डेवलपमेंट का सिद्धांत है। विकास सार्वभौमिक होता है यानी यूनिवर्सल होता है, सही बात। तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, करते हैं यार, कल्चरल वगैरह, सामाजिक संदर्भ वगैरह, सोशल संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, विकास जीवन पर्यंत होता है। यस, विकास जीवन पर्यंत, मरने के बाद भी होता है, वुम्ब टू टुम्ब होता है, गर्भ से लेकर के मरणोपरांत तक, है ना। विकास परिवर्तीय होता है यार, कैसे, शैशवावस्था में जाएगा बच्चा, बाल्यावस्था में जाएगा, किशोरावस्था में जाएगा, युवावस्था में जाएगा। आप युवावस्था से कहिए शैशवावस्था में परिवर्तन करने के लिए, हो पाएगा भला? इसलिए तीसरा तो गलत होगा, पलट नहीं सकते हैं। 4, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास जो है आनुवांशिकता, जेनेटिक्स और पर्यावरण के द्वारा, दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। देखिए, दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन जाति प्रजाति, लिंग, संप्रदाय, परिवार की आर्थिक स्थिति, हाँ, नागरिकता, ये सब भी तो प्रभावित करते हैं। क्या विकास का सिद्धांत 4 नंबर, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है? इसको छोड़ के अन्य कई सारे फैक्टर हैं, है ना। तो यहां तो हमारा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित इफेक्ट नहीं करते हैं। सांस्कृतिक 1 नंबर तो आपका गलत हो जाएगा ना। 4 नंबर आपका विकास आनुवांशिक पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। हाँ जी, 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा कि विकास को केवल नहीं लगा है ना 4 नंबर में, इसलिए 4 हमारा उत्तर होगा।
7 नंबर व्यक्तिक विविधताएं यानी व्यक्तिक विभिन्नता, पर्सनल इंडिविजुअलिटी। प्रत्येक व्यक्ति का रंग, रूप, बातचीत करने का ढंग, समस्या को समाधान करने का ढंग, फिंगरप्रिंट, आंखों की पुतली अलग अलग होती है, विविधता होती है यानी भिन्नता, वैविध्यपूर्णता होती है। तो इसका प्राथमिक कारण क्या है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया, जटिल पारस्परिक यानी कि इंटरलिंक्ड, को रिलेटिविटी, इंटरैक्शन, पारस्परिक क्रिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पारस्परिक संबंध होता है। यस, 1 तो हमारा बेहतरीन है, 1 हमारा उत्तर भी होना चाहिए। लेकिन 2 देखते हैं, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड। तो आनुवांशिकता, जेनेटिक्स के कारण व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, ऐसा कह रहा है दूसरा नंबर। लेकिन वातावरण भी तो व्यक्तिक विभिन्नता का द्योतक है, तो दूसरा केवल क्यों होगा सही? गलत। तीसरा, जन्मजात विशेषताएं, अर्थात जन्म से जो विशेषताएं हैं, तो वातावरण में ढल करके एक बच्चा मंदबुद्धि है तो भी तो उसमें योग्यताएं आ जाती हैं। क्या जन्मजात विशेषताओं को व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है? गलत। पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरण का केवल प्रभाव, आनुवांशिकता का भी तो प्रभाव होता है दोस्त, जेनेटिक्स का। माता पिता लंबे हैं, माता पिता तेज तर्रार है, तो बच्चा भी वैसा पाया जाता है। और वातावरण जैसा दीजिए, परिवेश जैसा दीजिए, उस हिसाब से बच्चा का विकास होता है। व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। भोजन में भी तो आप विभिन्नता करते हैं, प्रत्येक दिन रोज चावल खाएंगे तो जिंदगी नीरस सी लगेगी। कपड़े भी रंग बिरंगे पहनते हैं, भोजन भी रंग बिरंगे करते हैं, तो व्यक्तिक विभिन्नता है। 1 इज द राइट आंसर। 8वां, बच्चा जेंडर रूढ़िवादिता यानी लिंग पूर्वाग्रह एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए बच्चे के मध्य, यह प्रश्न जो है फिर से सुने, बच्चे के मध्य जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम कीजिएगा। तो इसके लिए कौन सा पद्धति प्रभावशाली होगा, इफेक्टिव होगा? तो जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, यानी लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था, तब तो आप बढ़ावा दे रहे हो, तो 1 तो गलत हो जाएगा। दूसरा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यानी आर्ग्यूमेंट करना, बच्चों को चर्चा में शामिल करना, तो अच्छी बात है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। तीसरा, जेंडर विशिष्टता भूमिका को महत्वता देना, यानी बढ़ावा देना, जेंडर विशिष्टता को महत्व देना, अर्थात लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए, बाहर का काम करना चाहिए, विज्ञान पढ़ना चाहिए, और लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए। ये सब विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व दीजिएगा तो बढ़ावा मिलेगा ना जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर बायस को, स्टीरियोटाइप को। तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्त। 9 नंबर, निम्नलिखित किस मनोवैज्ञानिक बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में? तो जीन पियाजे महोदय ने बच्चे को नन्हा अन्वेषक, और होते भी तो हैं, बच्चा मोबाइल को पानी में डालता है, बच्चा सिकिया वगैरह, गिरगिट वगैरह आदि के पूंछ में रस्सी बांधता है, पेज फाड़ लेगा, गांधी जी की टोपी बना लेगा। सक्रिय रूप से वो ज्ञान को खोजते हैं, बिल्कुल एक अन्वेषक, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के तरह से। कूट कूट के भरी होती है जिज्ञासा, चिंतन, सृजनात्मकता, रचनात्मकता। तो यह तो आपका जीन पियाजे का स्टेटमेंट है। 4 इज द राइट आंसर। 10 नंबर, भाषा के अर्जन एवं विकास, अर्जन यानी एक्विजिशन और विकास अर्थात डेवलपमेंट के लिए सर्वाधिक संवेदनशील। तो भाषा का अर्जन यानी बच्चा जो है पहली कक्षा में कब जाता है? 6 वर्ष की उम्र में, लगभग बाल्यावस्था में। तो उत्तर तो हमारा बाल्यावस्था होगा। विकास के लिए विद्यालय जाने का जो उम्र होता है दोस्त, मतलब रॉस के अनुसार आप जानते हैं 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 0 से 6 वर्ष इंद्रिय गामक अवस्था, फिर 6 से 12 आपका बाल्यावस्था, फिर 12 से 18 आपका किशोरावस्था, और 18 से 25 वर्ष युवावस्था, है ना? तो बाल्यावस्था तो होगा। अब बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था अर्थात 6 से 8 वर्ष तक या 9 वर्ष तक, फिर 9 से 11 वर्ष तक, 11 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विकल्प 1 नंबर में किशोरावस्था गलत होगा। जन्म पूर्व अवधि, तो ये तो प्रीनेटल स्टेज गलत हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर।
11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? उद्योग बनाम अधीनस्था अवस्था। ये एरिक्सन महोदय का है दिया गया स्टेटमेंट। उद्योग यानी काम धंधे वगैरह जो है ना डेवलप करने के लिए हम लोग अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। एक तो गलत हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया? तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत अर्थात सोशियो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्टेज, यानी समाज के द्वारा अनुबंधित होते हैं कि भाई पत्नी का तबीयत खराब है, 1 घंटा के लिए मोटरसाइकिल दो, हाँ, इत्यादि। तो तीसरा उत्तर। 12, कक्षा में परिचर्चा डिबेट वगैरह परिचर्चा के दौरान शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, मतलब भेदभाव कर रहा है। तो ये क्या है? जेंडर पक्षपात, जेंडर बायस। 1 नंबर, जेंडर समरूपता इक्वलिटी थोड़े कर रहा है। जेंडर पहचान नहीं। 4 नंबर, जेंडर संबद्धता रिलेटिविटी नहीं। दूसरा विकल्प होगा जेंडर स्टीरियोटाइप अर्थात जेंडर पक्षपात। 2 इज द राइट आंसर। 12, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संदर्भ में कि कौन सा पियाजे की संरचना है? तो पियाजे ने क्या दिया? स्कीमा। स्कीमा पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, हाउ टू डू अ वर्क इन अ गुड वे, कार्य करने का बेहतरीन तरीका जो होता है। जैसे एक बच्ची विद्यालय जाने से पूर्व बस्ते में रूटीन के अनुसार किताबें डालती हैं, पहनावा ड्रेस स्कूल का पहनती है, जूते मोजे पहनती है, बहुत सारे काम हो रहे हैं तो स्कीम्स, और नहीं तब तो सिंगल काम होंगे तो स्कीमा। मोबाइल भी चलाते हैं तो आपको मटेरियल वगैरह आइकॉन वगैरह आते हैं एक सिस्टमैटिक ढंग से, तो सिस्टमैटिक ढंग से काम करने का तरीका स्कीमा है। और संज्ञानात्मक विकास पियाजे के संदर्भ में ना तो प्रबलन, ना तो अवलोकन अधिगम, ना तो अनुबंधन। अनुबंधन का पिता तो आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव को कहा जाता है। 2 इज द राइट आंसर। 14, जिगसॉ पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? मतलब खुद से बातचीत कर रही है। गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता बन जाएगा, इस प्रकार की वार्ता। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जिसे पियाजे ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज कहते हैं। आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित वार्ता, खुद से बातचीत कहते हैं पियाजे। 1 नंबर पियाजे के अनुसार। लेकिन 2 नंबर वाइगोत्स्की के अनुसार। यहां आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा व्यक्तिक वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता या आंतरिक वार्ता, यानी इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच। 2 इज द राइट आंसर, वाइगोत्स्की। 15 नंबर, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे दिए और फिर सहयोग दे रहे हैं, हाँ, तो पार निर्माण अर्थात स्केपहोल्डिंग क्या है? बच्चे की खुद की मदद और बच्चे का समवयस्कों के द्वारा, बड़े बुजुर्ग या उसके दोस्त के द्वारा या टीचर के द्वारा दिया गया मदद, वो सब समवयस्क कहलाते हैं। उनके द्वारा टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से जो मदद दिया जाए, उनका अंतर यानी उनके बीच का खाली क्षेत्र कहलाता है पार निर्माण, मचान निर्माण या ढांचा निर्माण, स्कैफोल्डिंग। और यही जब बच्चा खुद का प्रयास और समवयस्कों के प्रयास का बीच का अंतर, लेकिन परमानेंट मदद अर्थात अस्थाई प्रयास, तो वो जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। यहां प्रश्न में संकेत दिया, फिर आवश्यकता पड़ने पर सहयोग, तो 1 नंबर उत्तर। 16, निम्नलिखित व्यवहार में कौन सा जीन पियाजे द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो सबने पूरी की मूर्ति आपकी, यानी 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है बच्चा? तो यहां विकल्प को आप देखें, क्या होता है? कंजर्वेशन करता है, संरक्षण, हाँ, कक्षा समावेशन आदि। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता अर्थात रिवर्सिबिलिटी वगैरह यह तीसरी अवस्था में करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। परिकल्पित निगमनात्मक यह चौथी अवस्था में, डिडक्टिव निगमनात्मक यह चौथी अवस्था जो कि औपचारिक या अमूर्त अवस्था होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो दूसरा चौथे में यानी 11 से 15 वर्ष में।
चौथा विकल्प है आस्थगित अनुकरण, पदार्थ अस्थायित्व, यानी पदार्थ आदि में अंतर कर पाना, भेदभाव कर पाना, यह तो तीसरे में जाएगा। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 वर्ष चलती है, उसमें चला जाएगा। तो चौथा भी आपका गलत। तो 3 यहां होगा कंजर्वेशन। 17 नंबर, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य, यानी जो असेसमेंट करते हैं क्यों किया जाता है? बच्चों में भेदभाव करने के लिए, पास या फेल करने के लिए, अंक पद्धति देखने के लिए ऐसा नहीं किया जाता है। बच्चों में या शिक्षक की अधिगम पद्धति में क्या त्रुटि रह गई, क्या कमी रह गई, इसको सुधार करने में यह मददगार साबित होता है। हाँ, पढ़ाया किसी शिक्षक ने कोई चैप्टर और बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ लिए, इससे शिक्षक को पता चलेगा आखिर अवधारणा, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं डेवलप हो रहा है। 1 नंबर, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, गलत। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, यानी कि तुम गधा हो, तुम जो है ना सृजनात्मक बच्चा हो, ऐसा नहीं चलेगा। तीसरा हमारा उत्तर हो जाएगा। 18, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि बहुआयामी होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है, तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुआयामी, यानी कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि की क्षमताएं, योग्यताएं एक बच्चे में निहित होती हैं, लेकिन परिवेश के अनुसार एक निखर जाता है। 1 इज द राइट आंसर। 19 नंबर, रूही हमेशा समस्या के एकाधिकत्व, यानी कि एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है। एक से अधिक, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। मौलिक यानी स्वतंत्र विचार। हाँ, रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? तो किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? तो एक से अधिक विचार, अपसारी चिंतन है, नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं है। तो सृजनात्मक विचार, 2 इज द राइट आंसर। क्रिएटिविटी 2। 20 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में उल्लेख की गई इंक्लूसिव शिक्षा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है समावेशी शिक्षा? मुख्यतः व्यावसायिक नहीं, अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना नहीं, व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी व्यवहार पर जो है ना क्या इस पर डिपेंड करती है। तीसरा, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति नहीं, सहानुभूति सिंपैथी आप दिखाओगे, बच्चा भेदभाव करेगा कि मैं विकलांग हूं, मैं दिव्यांग हूं, तभी तो मेरे साथ सहानुभूति हो रही है। तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। चौथा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बेहतरीन है आपका 4 नंबर उत्तर। सभी बच्चों का 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क अधिकार है वह। तो 4 में अधिकार आपका है। अधिकार आधारित मानव, सभी मानवों पर लागू होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव, नजरिया। तो 20 नंबर आरटीई 2009 के अनुसार 4 इज द राइट आंसर। आप 2 नंबर को उत्तर बनाओगे। बिहेवियरिस्ट, क्या पावलाव हैं, बीएफ स्किनर हैं, आईपी पावलाव, आपके थॉर्नडाइक महोदय? व्यवहारवादी क्यों होगा भला? व्यवहार पर, बच्चे के व्यवहार पर निर्भर करता है आरटीई 2009, नहीं, अधिकार पर निर्भर करता है कि सबका फ्री एंड कंपल्सरी राइट टू एजुकेशन एक्ट, और राइट माने अधिकार होता है। तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य 4 इज द राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, उसमें वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी, यानी वंचित, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वंचित समूह, उनको एक नजरिए से नहीं देखा जा रहा है। तो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता, यानी कोलैबोरेटिव, सहयोगात्मक, पीयर सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक, यानी भेदभाव, सहभागिता कम हो रही है, तो एक शिक्षक आप क्या करोगे? शिक्षक के तौर पर आप सोच के देखो। 1 नंबर में है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए, नया इनोवेशन करना चाहिए। 1 नंबर बेहतरीन है आपका, सहभागिता में सुधार कीजिएगा। दूसरा, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, गलत बात, भेदभाव नहीं चलेगा, पक्षपात। तीसरा, चूंकि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, दूसरा नहीं होगा। तीसरा, इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए, मतलब छोड़ दीजिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, गलत बात। चौथा, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा कम करना चाहिए, कम नहीं, गलत।
22 एक समावेशी कक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन जॉन डीवी ने दिया। एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को क्या करना चाहिए? एक नंबर हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज गलत बात हो जाएगा, हतोत्साहित। प्रोत्साहित बढ़िया होता है, उत्साहित करना बढ़िया होता है। दूसरा तैयार नहीं करना चाहिए, गलत, तैयार करेंगे जी, कभी कभी तैयार करना चाहिए। कभी कभी क्यों? बच्चे को जब जरूरत पड़ेगा तब करेंगे आप तैयार, है ना। 4 नंबर सक्रिय रूप से, सक्रिय जहां लग गया, एक्टिव रूप से, और बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। 4 इज द राइट आंसर। 23 पठन वैफल्य, यानी पढ़ने में बच्चे को प्रॉब्लम वगैरह है। हाँ, पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम है, पठन वैफल्य नाम से ही स्पष्ट है। तो आप देखें, एक गति विषयक कार्य बार बार दोहराना गलत, न्यून अवधान विकार यानी कि कम जो है ना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर पाना, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। अपसारी चिंतन तो चिंतन प्रक्रिया की बात हो गई ना तीसरा नंबर में, तो चिंतन प्रक्रिया की बातें, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ये तो ठीक बात है, लेकिन अपसारी चिंतन के कारण इसको रोकिए और 4 नंबर विकल्प को उत्तर बनाइए, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। बच्चा बी को डी पढ़ता है, 100 को वाज पढ़ने लगता है, 9 को 6 पढ़ता है। बच्चों में शुरुआती दौर में आप देखेंगे जो कि डिसलेक्सिया होती है ना, पठन वैफल्य, तो डिसलेक्सिया। 4 नंबर इज द राइट आंसर, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तीसरा क्यों कटा दोस्त? वही अपसारी चिंतन दिया गया इस कारण से। 24 संवेग एवं संज्ञान, यानी कि कॉग्निशन एंड इमोशन एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं जी, सन्निहित होते हैं। कॉग्निशन यानी संवेग, आपका माथा यदि खराब होगा, हाँ, हो सकता है भोजन खराब मिला, हो सकता है किसी से झगड़ा हो गया, तो आप देखिएगा आपकी बीमारी, तबीयत खराब है, यानी कि संवेग आपका प्रभावित हो गया, तो संज्ञान भी प्रभावित होगा। आप तुनक मिजाजी होंगे, झगड़ालू हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो संवेग यदि गड़बड़ाएगा, मस्तिष्क संतुलन यदि गड़बड़ाएगा, तो संज्ञान भी गड़बड़ाएगा जी। एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, को रिलेटेड होते हैं, तो संबंधित नहीं है, गलत, पूर्णतया अलग, गलत। चौथा हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्त। 25 अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सहजानुभूत अर्थात नेचुरल परिवेश से जोड़ के, बोले तो उदाहरणों से जोड़ करके, है ना, प्राकृतिक वातावरण, नैसर्गिक वातावरण से जोड़ के, अर्जन से जोड़ के, मातृभाषिक परिवेश से जोड़ करके। सहजानुभूत का मतलब 1 नंबर प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए, यानी बच्चों को मौका देना चाहिए। बच्चे उस प्रतिकूल प्रमाण को किस आधार पर, तार्किकता के आधार पर काटते हैं, अपने लॉजिक को प्रस्तुत करते हैं, और उदाहरण से जोड़ना, उदाहरण से सूत्र की ओर आगमन विधि बताती है। दूसरा विकल्प, बच्चों के इन सिद्धांत को अनदेखा गलत, दंडित गलत, यंत्र गलत। चौथा 1 नंबर आंसर। 26 छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। योग्यता के आधार पर विद्यार्थी का नाम वर्गीकरण, भेदभाव उत्पन्न होगा, पक्षपात होगा, बच्चे हीन भावना से ग्रसित होंगे, 1 नंबर गलत। दूसरा केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर, गलत। तीसरा बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यस यस। बच्चे बाल केंद्रित प्रणाली, शिक्षण प्रणाली में लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक प्रणाली में बच्चों को प्राथमिकता देंगे, तीसरा उत्तर। 27 संरचनावादी सिद्धांत यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, जीन पियाजे भी समर्थक हैं जिसके, तो बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता, 1 नंबर उत्तर, अधिगम सक्रिय रूप से, 1। प्रश्न संख्या 28 विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण, गैर मतलब जो गैर वाजिब हैं, जो गैर नहीं हैं, तो इससे क्या होगा? चौथा विकल्प अवधारणा की समझ में अभाव, गलत। 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रोत्साहित करेगा। 29 बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी, लगातार दंड, तो 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। 30 संरचनावादी ढांचा यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में प्राथमिक रूप से, तो क्या होगा? संरचनावादी अप्रोच ना अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, अवबोधन यानी कि अंडरस्टैंडिंग, बेहतरीन बात है। दूसरा यंत्रवत याद करना, गलत। तीसरा प्रबलन, गलत, 1 उत्तर होगा।